हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 68 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा चैप्टर हम पढ़ रहे थे जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव का लैंगिक जनन। मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। तो बेटा आपने भी नोट किया होगा, आपके शरीर में एक ऐसी अवस्था आती है जिस टाइम पर आपके शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं। वो उम्र होती है बेटा 8 साल के बाद। कई बच्चों में 8 साल की उम्र में वो परिवर्तन आने लगते हैं, कईयों की उम्र में 9 साल की उम्र में 10 साल 11। तो ये एज हमारी होती है किशोरावस्था। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन के द्वारा होते हैं। बेटा ये जितने भी परिवर्तन हैं ये सारे हार्मोन संबंधी होते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं जो हमारे शरीर में परिवर्तन लाते हैं। जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना शुरू करते हैं। तो बेटा इस टाइम को बोला जाता है यौवना आरंभ। यौवना आरंभ मतलब कि इस टाइम पर हमारे शरीर में जनन ऊतक परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। नर और मादा के युग्मक जनन अंग वृषण और अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो कि जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो बेटा नर के अंदर जो है शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। मादा के अंदर या लड़कियों में रजोदर्शन या अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। बेटा रजोदर्शन क्या होता है? रजोदर्शन आपको मैंने अभी बताया, जब भी लड़की 8 साल 9 साल या 11 साल की उम्र में होती है तो उन्हें बेटा आपको पता ही होगा पीरियड शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स को बोला जाता है रजोदर्शन। 45 से 50 साल की उम्र में आते आते स्त्रियों के अंदर यानी मादा के अंदर अंडाणु बनना रुक जाते हैं और पीरियड्स आना भी बंद हो जाएंगे। तो बेटा इस अवस्था को बोला जाता है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति मतलब कि मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मासिक धर्म होता है, हर महीने 6 से 8 दिन का जो चक्र चलता है वो रुक जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2 चीज़ें बताई मैंने। जब ये मासिक धर्म शुरू होता है उस अवस्था को बोला जाता है रजोदर्शन, और 50 साल की उम्र में जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसे बोला जाता है रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में। ठीक है बच्चों, आपको चित्र दिखाया गया है। ये चित्र आपको सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं हम नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग सभी को बोला जाता है नर जनन तंत्र। तो बेटा नर जनन तंत्र क्या है? इसके अंदर सभी अंग आएंगे। पहला जो शुक्राणु बनाते हैं, दूसरा वो अंग जो शुक्राणु को आगे तक लेकर जाते हैं। ठीक है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो बेटा आप चित्र में देखिए, आपको चित्र में वृषण दिखाई दे रहा है। ये वाली जो जगह है बेटा वृषण, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो वृषण है बेटा ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। उदर गुहा क्या होती है? मतलब उदर आप पेट को बोलते हैं, तो पेट के निचले हिस्से पर ये बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं होता, तो हम क्या बताएंगे बेटा? इसका कारण ये है कि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, क्योंकि शुक्राणु बेटा कम तापमान पर बनते हैं और हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ये उदर गुहा के बाहर होते हैं। आगे देखिए बेटा, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अलावा टेस्टोस्टेरोन, अभी मैंने बताया कि मनुष्य के अंदर ये सारे कार्य जो हैं ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं? हार्मोन के द्वारा। तो मनुष्य में यानी नर के अंदर ये जो शुक्राणुओं का उत्पादन है बेटा, इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और क्या करता है? लड़कों के अंदर यौवनावस्था के लक्षणों को भी कंट्रोल करता है।
यौवनावस्था मतलब बता चुकी हूँ मैं आपको, उस अवस्था में लड़कों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं बेटा। उनके पूरे शरीर पर बालों का उगना, दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कों की आवाज़ में भारीपन आना। आप नोट करते होंगे, लड़कों की आवाज़ जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी आवाज़ फटने लग जाती है, भारीपन आ जाता है, दाढ़ी मूंछ निकलने लग जाती है बेटा। स्किन ऑयली होने के कारण उनके फेस पे पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो ये सब भी किसके कारण हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। आगे देखिए, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका के द्वारा होता है बेटा। अब शुक्राणु बने कहाँ पर? वृषण में। अब इसका मोचन कौन करेगा? मोचन मतलब इसको आगे तक लेकर कौन जाएगा? तो बेटा इन्हें आगे लेकर जाती हैं शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ जाती हैं। आप चित्र में देखिए, आपको यहाँ पर शुक्र वाहिनी दिखाई दे रही है, ये है शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी वृषण से लेकर जाएगी और कहाँ पर डाल देगी इनको, शुक्राणुओं को? मूत्र नलिका से जुड़कर आगे भेज देगी। आगे देखिए बेटा, नर के अंदर जो मूत्र मार्ग है वो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए उभय मार्ग है। उभय मार्ग का मतलब क्या होता है? कॉमन, कि नर यानी कि बॉयज, नर जो होते हैं उनके अंदर मूत्र उत्सर्जन करने के लिए और शुक्राणुओं को बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है। प्रोस्टेट और शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं। अब क्या होगा बेटा? अब शुक्र वाहिनियाँ हमारा लेकर आ गई हैं शुक्राणु, और ये कहाँ पर डाल देंगी? शुक्राशय में। और शुक्राशय किस में डालेगा? शुक्र वाहिका में। और शुक्र वाहिका क्या करेगी बेटा? जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इनका स्थानांतरण सरलता से होता है और इन्हें पोषण भी मिलता है। तो बेटा ये सारे के सारे शुक्राणु आपको तरल माध्यम में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तरल माध्यम में इन्हें क्या मिलता है? पोषण। तो शुक्राणु जो होता है बेटा, उसकी अगर मैं आपको आकार बताऊं तो शुक्राणु ऐसा दिखेगा आपको। शुक्राणु का एक क्या होता है? हेड होता है, और एक क्या होती है? टेल। टेल यानी कि पूंछ। शुक्राणु की जो ये पूंछ होती है ये उसको गति करने में सहायता करती है। और ये जो शुक्राणु होते हैं बेटा, ये तरल माध्यम में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, ताकि ये आसानी से आगे गति कर सकें और इन्हें पोषण भी मिलता रहे। आगे देखिए, शुक्राणु जो हैं वह सूक्ष्म रचनाएं हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इनमें एक लंबी पूंछ होती है जो मादा के अंदर जाकर तैरने में सहायता करती है। तो बेटा शुक्राणुओं के अंदर ये पूंछ है, मैंने आपको बता दिया। ये पूंछ क्या करेगी? मादा जनन कोशिका में तैरने में सहायता करेगी। ठीक है बेटा, आइए अब हम पढ़ते हैं मादा जनन अंग के बारे में। तो बेटा मादा जनन अंग जो होता है, मादा जनन अंग, यहाँ पर इसका भी आपको चित्र दिखाया गया है। मादा जनन अंग मादा जनन कोशिकाओं और अंड कोशिका के निर्माण में यहाँ पर अंडाशय होगा बेटा। ठीक है, ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। तो अंडाशय में दो तरह के हार्मोन है बेटा। मादा जनन कोशिकाएं दो हार्मोन छोड़ती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। तो बेटा ये नहीं कि जैसे ही हम यौवनावस्था में जाएंगे 8 साल की उम्र के बाद तभी हमारे शरीर में अंड बनना शुरू होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे ही लड़की का जन्म होता है उसके शरीर में हजारों अंड होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं, मतलब अभी वो वृद्धि की स्तर पर नहीं आए। और जैसे ही मादा यौवना आरंभ की अवस्था में प्रवेश करती है तो ये अंड क्या होते हैं बेटा? परिपक्व होना, इनकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंड परिपक्व होता है बेटा। हर महीने 1 अंड जो है वो वृद्धि करता है अंडवाहिका व फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। आप ये चित्र देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये अंडाशय। अंडाशय में क्या है? अंड है। अब ये अंड हर महीने क्या होगा? परिपक्व होगा। फिर ये अंडवाहिका इसको कहाँ पर लेकर जा रही है बेटा? अंडवाहिका कहाँ ले जाएगी? गर्भाशय में। ठीक है, अंडवाहिका जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये इसे गर्भाशय तक ले जाएगी। दोनों अंडवाहिकाएं जुड़कर
एक थैली नुमा रचना बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय। तो बेटा आपको गर्भाशय दिख रहा है, कैसे बना गर्भाशय? एक अंडवाहिका यहाँ से आई, एक यहाँ से, ये थैली या थैली की तरह आपको रचना दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? गर्भाशय। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा नीचे योनि में खुलता है। तो बेटा अभी हमने नर जनन अंग के बारे में पढ़ा था। नर जनन अंग से शुक्राणु आया, शुक्राणु तरल माध्यम में तैरते हुए मादा के कहाँ से प्रवेश करेगा बेटा? योनि मार्ग में। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होगा और वहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वो अंडवाहिका तक पहुंचेगा और अंड कोशिका से मिल जाएगा। जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं बेटा, तो इस क्रिया को बोला जाता है निषेचन। ठीक है, और निषेचन जैसे ही नर और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो निषेचन के बाद क्या बन जाएगा? भ्रूण। और ये भ्रूण कहाँ पर जाकर चिपक जाएगा बेटा? गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाएगा। और गर्भाशय की दीवार से चिपकने के बाद वहीं पर इसमें लगातार वृद्धि होगी, विभाजन होगा और ये वृद्धि करता रहेगा। बेटा धीरे धीरे इस भ्रूण में अंगों का विकास होगा, उसके भ्रूण के हाथ पांव बाकी अंग जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। माँ का शरीर गर्भधारण और उसके विकास के लिए अनुकूलित होता है, इसीलिए गर्भाशय प्रत्येक महीने भ्रूण को ग्रहण करने की तैयारी करता है। अब बेटा जो भ्रूण अंदर स्थापित हुआ है गर्भाशय में, उसको तो भोजन भी चाहिए, माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन भी चाहिए, और बच्चे को अपने शरीर का व्यर्थ निकालना है तो उसे कोई ऐसा साधन भी चाहिए कि वो अपने शरीर का व्यर्थ उत्सर्जित कर सके। तो वो पोषण कहाँ से लेता है? आइए देखते हैं। भ्रूण के पोषण हेतु रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। बेटा भ्रूण को सारा पोषण कहाँ से मिलेगा? माता के रक्त से। अब माता का रक्त जो है वो भ्रूण तक कैसे पहुँचेगा? तो बेटा गर्भाशय में ना एक तश्तरी प्लेट के जैसी रचना होती है जिसे बोला जाता है प्लेसेंटा। ये गर्भाशय की भित्ति में ही धसी हुई मिलेगी और माँ के उत्तक के अंदर रिक्त स्थान होता है। बेटा माँ क्या करती है? माँ के रक्त से, माँ के रक्त में क्या क्या होगा? माँ खाना खा रही है, माँ श्वसन कर रही है, तो माँ के रक्त में ग्लूकोज भी घुला हुआ होगा। बेटा माँ के रक्त में ऑक्सीजन भी होगा। ये रक्त इसी प्लेसेंटा के द्वारा किसके पास जाता है? भ्रूण के पास, जिससे भ्रूण को क्या मिल जाता है बेटा? पोषण मिल जाता है। अब भ्रूण के शरीर में ग्लूकोज भी चला गया, भ्रूण के शरीर में ऑक्सीजन भी चली गई, अब वो अपना व्यर्थ उत्सर्जित करेगा बेटा, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के रक्त में ही अपने शरीर का उत्सर्जित पदार्थ छोड़ देता है। इस तरह से बेटा भ्रूण का विकास होता है और ये माँ के गर्भ में कितने समय तक रहता है? 9 महीने तक, या आप बोल सकते हैं 40 हफ्तों तक। 9 महीने या 40 हफ्ते के बाद जब इस भ्रूण का विकास हो जाता है, इसके शरीर के अंग अच्छी तरह से वृद्धि कर लेते हैं, तो ये एक शिशु के रूप में माँ के शरीर से जन्म लेता है। ठीक है बच्चों, आइए इसका अभ्यास करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य बताइए। पहला क्या दिया हुआ है आपको? वृषण। वृषण का क्या कार्य है? तो बेटा यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि वृषण का क्या कार्य है, नोट कर लीजिए। वृषण क्या करते हैं बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो वृषण में आप क्या लिख देंगे? फर्स्ट का आंसर शुक्राणु का निर्माण। आगे देखेंगे बेटा सेकंड, शुक्रवाहिकाएं। बी पार्ट है हमारा शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणुओं का मोचन और एक संयुक्त नली बनाती हैं। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया बेटा। सी पार्ट देखेंगे, अंडाशय। अंडाशय क्या करता है बेटा? अंडाशय के अंदर ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो आप सी पार्ट का आंसर टिक कर लीजिए, ये आपका सी पार्ट का आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट है डी, अंडवाहिका। अंडवाहिका क्या करती हैं बेटा? गर्भाशय का निर्माण करती हैं ये। ठीक है,
तो हम अब डी का आंसर कर रहे हैं। अंडवाहिकाएं गर्भाशय का निर्माण करती हैं, तो ये आपका डी का आंसर है बच्चों। ई देखेंगे अब हम। गर्भाशय, गर्भाशय क्या काम करता है बेटा? गर्भाशय में ही भ्रूण स्थापित होता है, जहां पर उसका संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, ये हमारा ई पार्ट का आंसर है बेटा। एफ है बच्चों प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है? भ्रूण की वृद्धि के लिए, पोषण के लिए माता के अंदर जो एक गर्भाशय में तश्तरी नुमा रचना होती है बेटा, वो यानी भ्रूण को सब कुछ देने के लिए और उत्सर्जन करने के लिए प्लेसेंटा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वृषण उदर गुहा के बाहर ही क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि जो हमारे शुक्राणु हैं उनको क्या चाहिए? आवश्यक ताप कम चाहिए होता है, इसीलिए। तो ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो बेटा गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है। गर्भाशय में क्या हो जाएगा? पोषण की तैयारी करता है, इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है। तो बेटा ये वाला जो है ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये आपका प्लेसेंटा वाला था एफ का आंसर बेटा, यहाँ से था आपका शुरू एफ का आंसर। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ पर निषेचन होता है। तो बेटा निषेचन कहाँ पर होता है? अभी हमने पढ़ा था शुक्राणु क्या करेगा? योनि मार्ग से ऊपर जाएगा अंडवाहिका तक, और अंडवाहिका में जा करके किससे मिल जाएगा? वो अंडाणु से। तो अंड कोशिका से मिल जाता है। तो कहाँ पर हुआ निषेचन? अंडवाहिका में। तो बेटा इसका आंसर लिख लेंगे हम अंडवाहिका। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। अगर बेटा ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।